हेलो, हाँ जी दोस्तों। तो क्या हाल चाल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप हमने तो लाइव क्लास में लाइव क्लास में जो कि हमने आपको बता दिया था कि 2024 में आर्मी एग्जाम में कौन कौन से जो प्रश्न आए थे हमने आपको करवा दिए थे। और हमने बोला था कि 2011 की जनगणना की हम थ्योरी भी पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज सभी हम चैप्टर करेंगे। तो आज हम 2011 की जनगणना का पार्ट 1 पढ़ेंगे। देखिए, जनगणना जो कि यह काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत ही डीपली डीपली भी पढ़ना पड़ता है। तो ये हम इसको दो भागों में करेंगे। तो पहले हम जनगणना पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपने तो आर्मी भर्ती 99 को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आर्मी भर्ती 2026 को लेकर जीके और जीएस की अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं जनगणना। जनगणना क्या है। तो जनगणना भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ सूची का विषय है। देखिए, जो जनगणना है यह भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में जो अनुच्छेद 246 है उसके अंतर्गत आती है और यह संघ सूची का एक विषय है। देखिए, वर्तमान में जो कि है 12 अनुसूचियां हैं। प्रारंभ में जो पहले थी 8 थी और वर्तमान में जो कि 12 अनुसूची हैं। तो 7वीं अनुसूची में आप देखिएगा कि संघ सूची का विषय है और 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246। तो जो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो संघ सूची में कानून कौन बनाती है, तो केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वह संघ सूची में कानून बनाती है। और जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। जो जनगणना है केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। आगे बात करते हैं जनसंख्या। तो जनसंख्या एक समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या, तो जनसंख्या एक समवर्ती सूची का एक विषय है। देखिए, संघ सूची में तो केवल केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वह ही कानून बनाती है और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो मिलकर कानून बनाती है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार कानून बनाती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस काफी बार पूछा जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व में प्रथम जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन देश को था। तो स्वीडन देश ने प्रथम जनगणना जो 1749 ईस्वी में करवाई थी। और विश्व में प्रथम नियमित या व्यवस्थित भी कह सकते हैं कि प्रथम नियमित या व्यवस्थित जनगणना कराने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को है। अमेरिका, यूएसए को है। विश्व में प्रथम नियमित या व्यवस्थित जनगणना करने का श्रेय संयुक्त राज्य अमेरिका को है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है और ये वाला। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। देखिए, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछता है कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो आपका सही आंसर होगा 1872 में। अगर ऐसे पूछता है कि
जो भारत की प्रथम जनगणना हुई थी वो किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। और जब से नियमित या अब इधर देखते हैं कि भारत की प्रथम नियमित या व्यवस्थित, नियमित को ही व्यवस्थित कहते हैं और व्यवस्थित को ही नियमित कहते हैं। जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। जो भारत की नियमित जनगणना थी वह 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। और जब 1881 के बाद ही प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना हो रही थी। जैसे कि 1881 में हुई, उसके बाद 1891 में हुई, फिर 1901 में हुई। चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड रिपन तो भारत का वायसराय 1880 से 84 में था। लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय 1880 से 1884 और यह भारतीय स्वशासन का जनक भी था। इसे लॉर्ड रिपन जी को भारतीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। फ्लोरिस्ट नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। फ्लोरिस्ट नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। भारत का उद्धारक कहा था। आगे देखते हैं भारत की स्वतंत्र जनगणना। देखिए भारत की स्वतंत्र जनगणना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में। देखिए भारत 1947 में आजाद हुआ, तो आजाद होने से पहले की जनगणना 1941 में हुई थी और आजाद होने के बाद की जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। तो प्रथम स्वतंत्र जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। प्रथम स्वतंत्र जनगणना आयुक्त R.A. गोपाल स्वामी थे। 1872 के बाद 15वीं जनगणना है। देखिए जो 2011 में जनगणना हुई थी वह 1872 के बाद यह 15वीं जनगणना है। अगर नियमित की बात करें 1881 के बाद की, तो यह 14वीं जनगणना हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र जनगणना 1951 के बाद यह 7वीं जनगणना है। देखिए स्वतंत्र जनगणना यानी कि 1951 से 2011 तक में जो इसके बीच जो जनगणनाएं हुई हैं, तो यह 7 जनगणनाएं हुई हैं। और जनगणना का आयोजन प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होता है। अभी आपको बताया है कि जनगणना का आयोजन प्रत्येक 10 वर्षों के बाद होता है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी लगभग। देखिए ये लगभग पूरा आंकड़ा है कि 121.08 करोड़ थी जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या है। अगर अभी जनगणना की बात करें, अगर अभी हो जाए तो आंकड़ों में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। विश्व में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत 17.5% है। 17.5% कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 68.8%। 68% ग्रामीण
जनसंख्या यानी कि जो गांव में रहते हैं, जहां पर गांव ज्यादा हैं, तो 68.8% जो जनसंख्या है भारत की 121.08 करोड़ में जो 68.8 करोड़ जो जनसंख्या है वह भारत के गांव में रहते हैं। और शहरी या नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 121.08 करोड़ में 31.2% जो है नगरीय या शहर में रहते हैं। तो पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 51.47% है। पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत 51.47% है। अगर महिला जनसंख्या का प्रतिशत बात करें तो 48.53%, 48.53% हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर यानी कि 10 वर्ष प्रत्येक 10 वर्षों में होने वाली वृद्धि या कमी। तो 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.64% रही है, या हम इसको 17.70 भी कह सकते हैं। और जो 1911 से 1921 तक भारत में न्यूनतम जनसंख्या दर रही है, जो 1911 से 1921 में जब भारत की जनगणना हुई थी, तो तब जो कि यह भारत की जनसंख्या में काफी कमी आई थी। कितनी कमी आई थी? तो -0.31%। तो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला दशक 1961 से 1971 का दशक रहा था। तो तब हुई थी +24.80% रही थी। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 राज्य। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले 3 राज्य। मेघालय। तो मेघालय की जो कि है 27.95%। आगे बात करते हैं दूसरा राज्य, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? तो 26.03%। बिहार। बिहार की बात करें तो 25.42%। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 3 राज्य। नागालैंड, केरल, गोवा। अगर नागालैंड की बात करें तो 0.58%। अगर न्यूनतम के तरफ देखें तो दूसरा राज्य है सबसे लास्ट से, तो 4.91%। तीसरे की बात करें गोवा, तो 8.23%। आगे बात करते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश। दादर एवं नगर हवेली। तो कितना है दादर नगर हवेली का? 55.88%। जो दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली। तो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो कितना है? 6.3%। चलिए आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। देखिए अभी के एग्जाम जब होते हैं तो 2024 में पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो है तो उत्तर प्रदेश, पर उसमें उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं था। तो ऐसे ऑप्शन में आपको दे देता है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। तो आपको पता होना चाहिए कि इन ऑप्शन में से सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है।
तो नंबर 1 पर आता है उत्तर प्रदेश, जिसमें 20 करोड़ है। लगभग 20 करोड़ बता रहा हूं क्योंकि इससे ज्यादा ही होगी अभी की बात करें तो। दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की है 11 करोड़। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र हो जाएगा 11 करोड़। और तीसरे की बात करें तो बिहार, बिहार में हो जाएगा 10 करोड़। चौथे राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे 9 करोड़। पांचवें की बात करें तो मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की हो जाएगी 7 करोड़। 7 करोड़ जो की है मध्य प्रदेश की हो जाएगी। तो चलिए आज का जो कि हमारा जनगणना 2011 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आगे हम करेंगे इसके बाद जो कि जनगणना पार्ट 2, जिसमें काफी अच्छे अच्छे प्रश्न भी होंगे। तो चलिए आपने कमेंट करके बताना है कि क्लास कैसी रही, क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आपने कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।